नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले बिना देर किए शुरू करते हैं हेडलाइंस से। इंडिया एनर्जी वीक में पीएम मोदी का बयान, भारत ईयू व्यापार समझौता मदर ऑफ ऑल डील्स, भारत पर दुनिया का भरोसा बढ़ा। गुजरात एटीएस की बड़ी कार्यवाही, नवसारी से जैश ए मोहम्मद और अलकायदा से जुड़े होने के संदेह में 19 वर्षीय फैजान शेख की गिरफ्तारी, आतंकी नेटवर्क की जांच तेज। नालंदा में गर्भवती विवाहिता की जलकर मौत, दहेज हत्या बनाम आत्महत्या, जांच जारी। बजट सत्र से पहले संसद में सर्वदलीय बैठक, सरकार ने विपक्ष से की सहयोग की अपील। 5 दिवसीय कार्य सप्ताह की मांग पर बैंक कर्मियों की हड़ताल, सेवाएं रही बाधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक कार्यक्रम के दौरान भारत और ईयू के बीच होने वाले व्यापार समझौते को मदर ऑफ ऑल डील्स बताया है। उन्होंने कहा कि भारत पर दुनिया का भरोसा बढ़ा है। भारत अब एनर्जी डेवलपमेंट पर काम कर रहा है और ट्रांसपोर्टेशन पर काम कर रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एनर्जी वीक के इस नए एडिशन में गोवा में दुनिया के करीब 125 देशों के प्रतिनिधि आज जुटे हुए हैं, जो एनर्जी सिक्योर और फ्यूचर पर चर्चा कर रहे हैं। ये समझौता ट्रेड के साथ साथ डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता को भी सशक्त करता है। भारत में बढ़ रहे अवसरों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत दुनिया की डिमांड की पूर्ति के लिए भी बेहतरीन अवसर उपलब्ध कराता है। आज हम दुनिया में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के टॉप 5 में से एक हैं। दुनिया के 150 से भी ज्यादा देशों तक हमारी एक्सपोर्ट कवरेज है। भारत की एक क्षमताएं आपके बहुत काम आने वाली है, इसलिए एनर्जी वीक का ये प्लेटफॉर्म हमारी पार्टनरशिप को एक्सप्लोर करने का उपयुक्त स्थान है। प्रेजेंट करता है ये समझौता ट्रेड के साथ साथ डेमोक्रेसी में एक बड़े डेवलपमेंट की चर्चा करना चाहूंगा। कल ही भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है। दुनिया में लोग इसकी चर्चा मदर ऑफ ऑल डील्स के रूप में कर रहे हैं। ये समझौता भारत के 140 करोड़ लोगों और यूरोपीय देशों के करोड़ों लोगों के लिए बहुत बड़े अवसर लेकर आया है। ये दुनिया की 2 बड़ी इकोनॉमीज के बीच तालमेल का एक शानदार उदाहरण बना है। ये समझौता ग्लोबल जीडीपी के करीब 25% और ग्लोबल ट्रेड के करीब 1/3 हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। ये समझौता ट्रेड के साथ साथ डेमोक्रेसी। गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने नवसारी से एक बड़ी कार्यवाही करते हुए 19 साल के फैजान शेख को गिरफ्तार किया है, जिस पर प्रतिबंधित आतंकी संगठनों जैश ए मोहम्मद और अलकायदा से जुड़े होने का संदेह था। एटीएस के मुताबिक आरोपी पिछले 4 सालों से नवसारी के चारपुल और झारावाड़ इलाके में रह रहा था और शूट स्पेशलिस्ट के तौर पर काम कर रहा था। खुफिया इनपुट के आधार पर उसे हिरासत में लिया गया, जिसके बाद जांच में उसके पास से अवैध हथियार बरामद होने की जानकारी सामने आई है। आरोपी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के ढूंढावला नरपत नगर क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है। जांच एजेंसियों की माने तो फैजान शेख कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित था और टेलरिंग का काम करता था। ऑनलाइन माध्यमों के जरिए रेडिकलाइज होकर समाज में डर और अशांति फैलाने की साजिश रच रहा था, यह भी जानकारी सामने आई है। फिलहाल गुजरात एटीएस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश में जुटी हुई है कि हथियारों की सप्लाई कहां से हुई, क्या उसके अन्य सहयोगी भी उसमें शामिल थे और क्या इस मामले की अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय कड़ियां मौजूद हैं। मगर फिलहाल इस मामले से जुड़ी जो जानकारी सामने आई है वो पहले आपको सुनाते हैं, उसके बाद ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर जय सोनी जी से। लेकिन उससे पहले आप ये सुनिए। मेरा नाम इस्लामुद्दीन अलाउद्दीन शेख,
जो मैं घटना हुई थी? टेलर का काम करता हूँ, यहाँ 12-15 साल से काम करता हूँ, फैमिली के साथ में रहता हूँ सर। और कारीगर भी मेरे पास में काम करते हैं टेलर का। मैं मास्टर हूँ, कटिंग करके देता हूँ, कारीगर काम करते हैं जी सर। ये और जो आदमी था, लड़का था, वो कितने साल से? लड़का वो फैजान नाम था उसका, जिला रामपुर तहसील स्वार नरपत नगर का रहने वाला है। और भी कारीगर सब वहीं के ही रहने वाले हैं सर। और वो काम कर रहा था, 5-6 महीने हो गए उसे, मुहर्रम के बाद से आया था सर। और कोड बनाता था, काम करता था अच्छा भला जी सर। पुलिस वाले ने आपकी भी पूछताछ की है, दारू वाला मिला है? जी सर, इसके बारे में मेरे को कुछ जानकारी नहीं। मुझसे खाली इतनी पता करा कि आप टेलर का काम कब से कर रहे हो, क्या है वो इतनी मुझे सर, बाकी मेरे को जानकारी नहीं। जी, तो जैसा आप सुन रहे थे कि ये जानकारी जो लोग उस व्यक्ति के साथ काम कर रहे थे उनके द्वारा दी गई है। यानी इतने दिनों से वो ये काम कर रहा था और किसी को भनक नहीं लगी। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर जयेश सोनी जी जुड़े हुए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। जयेश जी, ये एक बड़ी कामयाबी एक तरीके से कहा जाए कि एटीएस को हाथ लगी है। इससे पहले भी इस तरीके की कई घटनाएं जो हैं वो गुजरात से सामने आ चुकी हैं और अब ये इतना बड़ा खुलासा जो है सामने आया है, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल जयंती जी, ये बड़ी सफलता कह सकते हैं इसको एटीएस की, क्योंकि एटीएस ने खुफिया जानकारी के बाद ये कार्रवाई की है। और जो फैजान शेख नाम का जो शख्स पकड़ा गया है वो महज 19 साल का है। और वो जैसे मोहम्मद जैसे जो आतंकी संगठन है उनसे ज्यादा प्रभावित था। और वो उसको लेकर के वो अपना जो नेटिव प्लेस है वहां से छोड़कर वो नवसारी में आया था। टेलरिंग का काम करने की आड़ में ये अपना जो है नेटवर्क जो है वो संभाल रहा था। जैसे मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन के साथ जुड़े होने का उसका जो शंका थी एटीएस को, उसके आधार पर जब उसको पकड़ा गया था और उसके बाद जब उससे पूछताछ की गई तो उसके पास से कई अहम सुराग और सबूत एटीएस के हाथ लगे हैं। और उसके पास से अवैध तरह के हथियार भी बरामद होने की बात सामने आ रही है। उसको लेकर के एटीएस जो है वो बहुत ही गुप्त तरीके से उसकी जांच कर रही है। उनके जो साथ उसके और कौन कौन के साथी है उसके भी जो तार जो है वो तलाश किए जा रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर के गुजरात के नवसारी जैसे छोटे शहर तक उसका पहुंचना और इस तरह की जो गतिविधि है उसके अंदर उसका शामिल पाए जाना, ये एक बड़ा षड्यंत्र की तरह देखा जा रहा है। क्योंकि वो कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था, ऐसा भी सामने आ रहा है कि कुछ विशेष लोगों को टारगेट करने के लिए उसको कहा गया था और उसकी प्लानिंग चल रही थी। तो गुजरात में कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश का जो है एटीएस ने खुलासा किया है कि ये नाकाम कर दी गई है ये साजिश। और अब ये शख्स को पकड़े जाने के बाद में और भी इससे जुड़े लोगों के पकड़े जाने की जो है कोशिश, जो उसके साथ जो भी लोग जुड़े थे उसको पकड़ने की कोशिश जो है एटीएस ने शुरू कर दी है। हो सकता है कि ये अलग अलग राज्य के लोगों के साथ संपर्क में था और वहां से उसको सूचनाएं मिलती होगी और उसके साथ संपर्क में रहकर हथियार से लेकर के बाकी जो भी सपोर्ट मिलता है वो उनको मिलता होगा। तो बड़ा नेटवर्क का खुलासा होने की आशंका देखी जा रही है। लंबे अरसे से वो यहाँ पर रहता था, टेलरिंग के काम करने के साथ साथ ये पूरा जो है आतंकवादी संगठनों के साथ अपना जो नेटवर्क था वो संभाल रहा था। जयेश जी, यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि गुजरात एटीएस को इससे पहले भी इस तरीके की खुफिया जानकारियां मिली हैं और गुजरात एटीएस की तरफ से बड़ी कार्यवाही जो है की गई है। क्या इस एक घटना के बाद अब गुजरात एटीएस का सख्ती वाला जो रूप है वो देखने को मिल सकता है? क्योंकि इससे पहले कुछ ही महीने पहले ये जानकारी सामने आई थी कि गुजरात एटीएस ने इसी तरीके के कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है जो आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त थे। और अब ये एक बड़ा मामला सामने कि एक साधारण सा व्यक्ति जो दिख रहा है वो असल में वो है नहीं, उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, वो षड्यंत्र रच रहा है, वो एक आतंकवादी गतिविधि को अंजाम दे रहा है। क्या आगे जाकर जो तफ्तीश है वो तेज होने वाली है, वो सख्त जो है वो देखने को मिल सकती है जयेश जी?
जी बिल्कुल, देखिए जब ये आप जो जिस घटना की बात कर रही है, 3 आतंकवादियों को जब गुजरात एटीएस ने पकड़ा था, उसके बाद ही जो दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट का जो नेटवर्क था उसका खुलासा हुआ था, डॉक्टर नेटवर्क का खुलासा हुआ था, और उसके बाद में हरियाणा से और अलग अलग जगहों से जो है आतंकी को पकड़ा गया था एटीएस के द्वारा। और उसके बाद बहुत ही बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी मिली थी, और ये जो पूरा नेटवर्क था वो गुजरात एटीएस की कार्रवाई के बाद जो जानकारी मिली थी उसी के आधार पर किया गया था। और ये भी जो है वो बताया जा रहा है कि एटीएस ने 25 तारीख को ये फैजान को उठाया था, और उसके बाद आज जाके जो सूत्र है वहां से ये जानकारी बाहर आ पाई है। और सबसे बड़ी बात कि जो 2 दिन से उसकी लगातार पूछताछ की जा रही है, उसको कस्टडी में ले करके, और उससे कई सारी जानकारी एटीएस ने अब तक जुटा ली होगी, और भी ज्यादा जानकारी जुटाई जा रही होगी, और उसकी जानकारी के आधार पर अलग अलग जगहों पर जो है छापेमारी भी की जा रही होगी। और इस तरह से ये पूरा जो नेटवर्क है उस नेटवर्क को तलाशने का काम चल रहा है। कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, किस तरह का ये नेटवर्क था और किस तरह की साजिश को अंजाम देने के लिए इसको कहा गया था। 25 तारीख को इसका पकड़ा जाना, 26 तारीख जो है भारत का गणतंत्र दिवस था, और गणतंत्र दिवस के दिन ही अगर कोई ऐसी वारदात को अंजाम देने की कोशिश अगर ये करने वाला था या क्या था, ये पूरा जो बात है वो अभी तक ऑफिशियली तौर पर एटीएस की ओर से कोई खुलासा इसका नहीं किया गया है, क्योंकि इसकी बहुत ही पुख्ता जानकारी जो है वो एटीएस के द्वारा अभी भी जुटाई जा रही है, और उसके बाद ही जो है एटीएस इसका पूरा खुलासा करेगी। लेकिन जितनी जानकारी अभी तक सूत्रों के माध्यम से मिल रही है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई बड़ा जो है कोई व्यक्ति विशेष को टारगेट करने का काम इसको सौंपा गया था, और उसी के बारे में जो है प्लानिंग चल रही थी। षड्यंत्र का जो है होने से पहले, उसको सफलता मिले उससे पहले ही एटीएस ने ये रोक दिया है, उसको रोकने में उसको सफलता मिली है। तो ये बड़ा एक मान लीजिए कि एटीएस की सफलता कह सकते हैं कि एक गंभीर घटना को अंजाम देने से पहले ही उसको रोकने में कामयाबी मिली है। तो आगे चलकर ये मामला जो है बड़ा होने वाला है, ऐसा हम कह सकते हैं कि एटीएस इसके अंदर से जुड़े हुए कई और लोगों के खुलासे कर सकती है। हो सकता है कि उनकी जो छापेमारी है या जो भी तलाशी अभियान है वो शुरू हो भी चुका हो, लेकिन हम इसको दावे के साथ अभी इसलिए नहीं कह सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी गुप्त सूचनाएं होती है जो इतने जल्दबाजी में बता पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जयेश सोनी जी इस पूरे मामले पर ज़्यादा जानकारी के लिए। तो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव एडिटर जयेश सोनी ने इस पूरे मामले पर बहुत पुख्ता जानकारी दी, और जाहिर है फिलहाल इस मामले पर एटीएस की तरफ से आगे की क्या कार्यवाही होती है इस पर राष्ट्रीय समाचार की नज़र बनी हुई है। बताया जा रहा है कि आज शाम को एटीएस की तरफ से इस पूरे मामले पर अहमदाबाद में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा सकती है। हालांकि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें क्या कुछ जानकारी सामने आती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद अधिकारियों द्वारा जानकारी दिए जाने के बाद सामने आएगा। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। खबर नालंदा से। नालंदा जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। थरथरी थाना क्षेत्र के मेहतरमा गांव में दहेज के लिए गर्भवती महिला को अधमरा कर जला दिए जाने का आरोप लगा है। मृतका की पहचान स्तुति कुमारी के रूप में हुई है, जिनकी शादी महज 9 महीने पहले हुई थी। परिजनों का आरोप है कि शादी के समय सोने की चेन की मांग की गई थी, और मांग पूरी न होने पर विवाहिता को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि स्तुति कुमारी 2 महीने की गर्भवती थी। पहले उसके साथ मारपीट की गई और फिर उस पर तेल छिड़क कर आग लगा दी गई। वहीं पुलिस का कहना है कि मृतका के पति मणिकांत कुमार का अपने ही भाभी से अवैध संबंध था, जिसकी जानकारी पत्नी को मिल गई थी और उसके बाद ही कथित तौर पर तेल छिड़क कर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस ने गर्भवती महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है। सूचना मिली कि ग्राम मेहतरमा में स्तुति कुमारी उम्र करीब 20 वर्ष, पति मणिकांत कुमार
को उनके ससुराल पक्ष द्वारा आग लगाकर हत्या कर दिया गया है। तो परिजन को सूचना जब थाना को दिया गया तो थाना ने घटनास्थल पर पहुंच के क्राइम सीन को सिक्योर करते हुए एफएसएल की टीम को सूचना दी है। एफएसएल की टीम को बुलाया जा रहा है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। बाकी परिजन में उनके बच्ची के पिताजी के द्वारा आवेदन प्राप्त कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। इस घटना में जितने भी संलिप्त अपराधी हैं उनके लिए छापेमारी लगातार किया जा रहा है। आपकी बच्ची एक्सपायर कर गई है, जाके मिली। तो हम गए, हम लोग सब गए, वहाँ गए तो हम देखे कि मेरी बच्ची का लाश जला हुआ पड़ा हुआ है। क्या लग रहा है घटना के? हमको घटना के बारे में लग रहा है कि उसको जलाकर मार दिया गया, जिंदा जलाकर मार दिया गया। कौन लोग? उसकी ससुर, उसकी सास, उसके पति और उसका देवर। तो विवाद था क्या? हाँ, विवाद था। वो घर बना रहे थे, हम लोग एक सिकड़ी गच्छे थे। अच्छा, वही मांग? हाँ, वही मांग रहा था। सिकड़ी का पैसा 2,26,000 हम लोग से डिमांड था। घर बना रहा था। नहीं, ये तो घटना हो गई। हाँ, नहीं या तो हम लोग को 22 तारीख के हमारी बच्ची के साथ अच्छी मारपीट भी हुई है, जिसका उसका मोबाइल में वीडियो भी था, जिसको मैडम डीएसपी मैडम उसको देखे भी है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ अभय सिंह। बजट सत्र की शुरुआत से एक दिन पहले सरकार ने संसद के दोनों सदनों के फ्लोर लीडर्स की सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक का उद्देश्य आगामी बजट सत्र को सुचारू रूप से संचालित करना और सदन के कामकाज को लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों के बीच सहमति बनाना था। बैठक में सरकार ने विपक्ष से सहयोग की अपील की, जबकि विपक्षी दलों ने अपने प्रमुख मुद्दों और चिंताओं को सामने रखा है। दोनों पक्षों के बीच सत्र के दौरान सार्थक चर्चा और संसदीय परंपराओं के पालन पर जोर दिया गया है। मुंबई के मालवनी इलाके में गैस सिलेंडर ब्लास्ट की घटना हुई है, जिसमें 7 लोग झुलस गए। यह हादसा मालवनी गेट नंबर 8 एसी मस्जिद के पास भारत माता स्कूल के समीप स्थित एक चौल में हुआ है। शुरुआती जानकारी की माने तो गैस रिसाव की वजह से सिलेंडर में विस्फोट हुआ और आग फैलती चली गई। फायर ब्रिगेड, पुलिस, बिजली विभाग का स्टाफ और एम्बुलेंस टीम मौके पर तुरंत पहुंची। आग चौल की पहली मंजिल पर स्थित कमरे और वहां रखे घरेलू सामान तक सीमित रही और फायर ब्रिगेड ने आग पर समय रहते काबू पा लिया। झुलसे 7 लोगों में से 4 को आधार अस्पताल, 3 को केयर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ घायलों की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है और इलाज जारी है। आज देश भर में बैंकिंग सेवाएं बाधित रही, जिसका असर आम उपभोक्ताओं पर देखने को मिला है। बैंक कर्मचारियों ने 5 दिवसीय कार्य सप्ताह की मांग को लेकर हड़ताल की है। कर्मचारियों का कहना है कि जिस तरह से सचिवालय और अन्य सरकारी कार्यालयों में सप्ताह में 5 दिन का कार्य लागू है, उसी तरह बैंकों में भी 5 दिन का वर्क सिस्टम लागू किया जाना चाहिए। पटना स्थित आर ब्लॉक के पास बड़ी संख्या में बैंक कर्मचारियों ने प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार के साथ पूर्व में हुई वार्ता बातचीत में अब तक कुछ भी फैसला अमल नहीं किया गया है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं होती है तो आने वाले समय में भी आंदोलन और हड़ताल जारी रहेगी। देश भर में आज जो बैंकिंग सेवा है, बैंकिंग सेवा ठप है। बता दें कि बैंक कर्मचारियों जो हैं पूरी तरीके से हड़ताल पर चले गए हैं और मांग कर रहे हैं कि 5 दिन तक ही बैंकिंग सेवा का जो है वो समय दिया जाए। जिस तरीके से सचिवालय में सुविधा दी जाती है उसी तरीके से हम लोग को भी सुविधा दिया जाए। अभी हम पटना के जो आर ब्लॉक पे हैं। आर ब्लॉक पर देख रहे होंगे पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, SBI है। यहाँ पे 2-3 बैंक है, तमाम बैंक के जो स्टाफ है वो हड़ताल पर चल गए हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और हाथ में तख्ती लिए हुए हैं। 5 डेज वर्क वीक, वर्क लाइफ बैलेंस आवर डिमांड है। इस तरीके से तमाम जो लोग हैं मांग कर रहे हैं। क्या कुछ आप लोग की मांग है? सर, हमारी मांग है 5 डे बैंकिंग, क्योंकि सरकार ने पिछले कुछ वर्षों से बहाली रोक रखी है। स्टाफ कमते जा रहे हैं, वर्क प्रेशर बढ़ते जा रहा है और हम लोग 9 बजे से 9 बजे रात तक काम करने के लिए मजबूर हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही है, बहाली भी नहीं कर रही है। और हम लोग इसलिए एक रिटर्न नेगोशिएशन हुआ था बाईपार्टाइट में कि हम लोग आपको देंगे, DFS से स्वीकृति करा के सेंट्रल गवर्नमेंट के PMO से स्वीकृति होगी और ये 5 डे बैंकिंग लागू होगी। लेकिन 2 साल हो गए, अभी तक नहीं हुई। पूरे देश भर में आप? जी 9 यूनियन होता है बैंकिंग इंडस्ट्री में, सारे एक साथ हम लोग स्ट्राइक पे हैं और बैंक का चक्का जाम कर देना है और अपना मांग जो है उसको ले लेना है। अगर नहीं मानती है सरकार तो आगे भी स्ट्राइक करेंगे, इंडेफिनिट पे भी जाएंगे। जब तक हम लोग
लड़ते रहेंगे आखिरी सांस तक, जब तक हम लोग को हक न मिले। सरकार जब तक बात नहीं सुनेगी, जब तक हम जो लोग हैं आंदोलन करते रहेंगे, तमाम जो लोग हैं, तमाम बैंक कर्मी जो है वो हड़ताल पे है और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। 5 दिनों का आप लोग का डिमांड है कि 5 दिनों तक ये काम। जी बिल्कुल, 5 बैंकिंग का जो भी मांग होता है सेटलमेंट के थ्रू होता है। सेटलमेंट हर एक 5 साल पे आता है। 2024 में सेटलमेंट हुआ था, उसमें आईबीए और बैंक के यूनियन के बीच हुआ, उसमें 5 डेज बैंकिंग का लागू करने का बोला गया। आईबीए ने, जब भी हम लोग आईबीए से पूछे कि भैया आगे क्या हुआ है, तो उन्होंने यही बताया कि हम सरकार को बोल दिए हैं। अब सरकार उधर से जवाब कुछ दे नहीं रही है, तो टाल मटोल सिर्फ मतलब आईबीए और सरकार कर रही है। जबकि 5 डे बैंकिंग हम जो मांग कर रहे हैं, इसके बदले अभी 2nd एंड 4th सैटरडे बैंक में छुट्टी है, 1st और 3rd और 5th वर्किंग रहता है। तो उस जो वर्किंग हम लोग का माइनस होगा, उसके बदले 40 मिनट एक्स्ट्रा काम भी करेंगे। ऐसा नहीं कि अलग से हमको चाहिए। महीना में 2nd सैटरडे को तो आप लोग को छुट्टी? जी 2nd एंड 4th छुट्टी है, 1st और 3rd वर्किंग है। तो 1st और 3rd जो हम मांग रहे हैं, उसके बदले 40 मिनट एक्स्ट्रा वर्किंग भी करेंगे। फिर भी सरकार ने मांग रही है। आज जो हम लोग हड़ताल कर रहे हैं, इसमें सारे जितने भी कर्मचारी हैं यहाँ पर मौजूद हों चाहे कहीं भी हों, सबका तनख्वाह कटेगा। ऐसा नहीं कि फ्री में हम लोग ये कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं। अब आप लोगों के थ्रू सरकार के पास जाएगा आवाज़। सरकार अगर मानेगी या आगे बात करेगी, बात करने के लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं। पिछले सप्ताह सरकार और हम लोग के यूनियन के बीच 2 दिन की वार्ता कंटिन्यू हुई, लेकिन सरकार ने नहीं माना। तब सरकार की तरफ से क्या कुछ बस वेट कीजिए, बस आगे कुछ हाँ या नहीं कर रहे हैं। नहीं इसलिए कर सकते क्योंकि वहाँ साइन किया हुआ है, तो नहीं तो बोल नहीं सकते हैं। हाँ के लिए बोलेंगे तो भैया दो, तो बस वेट कीजिए वाला कहानी है। अब वेट कीजिए, टाल मटोल आप कितना दिन कीजिएगा। बस इसी के लिए हम लोग 1 दिन का सिर्फ स्ट्राइक पे हैं। आज सिर्फ हड़ताल पर क्या है? जी आज पूरे यूनियन का, पूरे बैंक का, ऑल ओवर इंडिया का आज स्ट्राइक है। आज ऑल ओवर इंडिया का पूरी तरीके से स्ट्राइक है। तमाम जो लोग हैं वो धरने प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी बात जो है बात सुनी जाए। अगर 5 डेज का वर्क नहीं दी जाएगी तो आगे भी जो है हड़ताल है, वो हड़ताल हम लोग की जारी रहेगा। कैमरा पर्सन विकास के साथ विवेक रंजन, राष्ट्रीय समाचार, पटना। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस सेंटोस दा कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन ने दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान भारत और यूरोपीय संघ के बीच द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार और निवेश, रक्षा सहयोग, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई, विमर्श हुआ। बैठक में दोनों पक्षों ने भारत EU रणनीति साझेदारी को और मजबूत करने, साथ ही आपसी हितों के क्षेत्रों में सहयोग को नई गति देने पर सहमति जताई। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने बिप्लब कुमार देव की परिवर्तन संकल्प यात्रा के दौरान आयोजित बैठक में हिस्सा लिया और उनके नेतृत्व का समर्थन किया है। शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि इस बार बंगाल में बदलाव जरूर आएगा और सभी लोग इसके लिए बिप्लब कुमार देव का स्वागत कर रहे हैं। उन्होंने राज्य में सक्रिय देश विरोधी ताकतों की ओर इशारा करते हुए कहा कि ऐसे लोग वंदे मातरम, गणतंत्र दिवस, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज के खिलाफ काम कर रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि राज्य की पुलिस और सरकार इन घटनाओं को रोकने में पूरी तरह विफल रही है। लंबा रास्ता बड़ा अनुभव है, उसका नेतृत्व में, गाइडेंस में बंगाल में भी इस बार परिवर्तन आएगा। हम सब उनको वेलकम कर रहा हूँ। सड़का में कल रात को जिस तरह से भारत यहाँ जिहादी एंटी नेशनल फोर्स एक्टिव है, ये लोग कर रहा है। जो लोग वंदे मातरम के खिलाफ है, रिपब्लिक डे के खिलाफ है, नेशनल एंथम के खिलाफ है, देश की जो झंडा है उनका खिलाफ है, और जो लोग अरब संस्कृति से विश्वास करता है वो लोग का काम है। आज कोई भारतीय नहीं कर सकता। आज भी हावड़ा के पाइकपाड़ा में ये पूरा पुलिस फेल हो गया सर, और यहाँ कोई सरकार नहीं है, पुलिस मिनिस्टर पूरा फेल। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार।